हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देसी बिल एवं विदेशी विनिमय विपत्र में अंतर, यानी देसी एवं विदेशी विनिमय विपत्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको हम तीन पार्ट में बांट दिए हैं, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। और यह है जो डिफरेंस का जो बेस है इसको बना दिए। पहला बनाए हैं भाषा, यानी यह किस भाषा में लिखा जाता है। जैसा कि हमने कल बताया आपको कि देशी विनिमय विपत्र, इंग्लैंड विनिमय विपत्र एक ही देश के दो व्यापारी एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं और स्वीकार करते हैं। देशी विनिमय विपत्र के अंतर्गत जो दोनों व्यापारी होते हैं वो एक ही देश के मूल निवासी होते हैं और एक दूसरे पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिख करके, यानी लेखक लिखता है और स्वीकार करता है, उसे स्वीकार करता है। यानी हम कह सकते हैं विक्रेता सेलर जो है वो होता है लेखक होता है, और जो बायर जो क्रेता होता है वो क्या होता है, स्वीकार करता होता है। तो इस तरह से हम देखें यह देश की किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, यानी जिस क्षेत्र में इस बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजस्थान में किया जा रहा है तो राजस्थानी भाषा में होगा, अगर उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी भाषा में होगा, तमिल में लिखा जा रहा है तो तमिलनाडु भाषा में होगा। यानी कहने का मतलब है जिस राज्य में जहाँ पे जो भाषा बोली या लिखी या स्वीकार की जाती है तो उसी भाषा में यहाँ पे इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज का हम भाषा में लिखते हैं, यानी यह देश की किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, यानी उसी देश के अंतर्गत उस भाषा का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें क्या है, यह विदेशी भाषा में, यानी जो फॉरेन बिल एक्सचेंज जो होता है वो विदेशी भाषा में लिखा जाता है। अक्सर हमें कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में प्रायः विदेशी विनिमय विपत्र लिखा जाता है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो प्रायः अंग्रेजी इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा अंतर है पक्ष, इसमें पक्ष क्या होता है, इसके लेखक तथा स्वीकर्ता एक ही देश के होते हैं। लेखक का मतलब होता है मतलब सेलर और स्वीकारकर्ता का मतलब होता है बायर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेखक और मतलब स्वीकर्ता, यानी लेखक और स्वीकर्ता, यानी सेलर और बायर दोनों व्यापारी एक ही देश के होते हैं। इसमें क्या है, इसमें लेखक तथा स्वीकर्ता दोनों विभिन्न देश के निवासी होते हैं। इसके अंतर्गत यानी लिखने वाला जो हम कह सकते हैं सेलर होता है और जो प्राप्त करने वाला स्वीकार करने वाला जो बायर होता है, ये दोनों दो देश के होते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो दो देश, जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पे नेपाल है, दोनों देश के यहाँ पे व्यापारी होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये है बायर और ये है सेलर, भारत क्या है सेलर, यानी भारत नेपाल को वस्तुओं का निर्यात करता है, तो ये हो गया आपका सेलर है और ये हो गया बायर, और नेपाल क्या है आयात कर रहा था। इससे कहने का मतलब है कि इसमें लेखक यानी बायर और सेलर, लेखक और स्वीकर्ता दोनों दो देश के होते हैं, एक देश के नहीं होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इस मतलब विदेशी विनिमय विपत्र। नेक्स्ट है प्रतियां हमने कल बताया था कि देशी विनिमय विपत्र की एक ही प्रति बनाई जाती है और विदेशी विनिमय विपत्र की 3 प्रतियां बनाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं देशी विनिमय विपत्र के अंतर्गत जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसकी केवल एक प्रति होती है। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज में दो हमने बताया था कि मुद्दती विनिमय विपत्र और दर्शनी विनिमय विपत्र, यानी साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो मुद्दती है टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज। दो उदाहरण देशी विनिमय विपत्र के हैं, यानी जो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज के जो एग्जाम्पल हैं वो है टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज और जो है साइट बिल ऑफ एक्सचेंज, दर्शनी और मुद्दती विनिमय विपत्र इसके उदाहरण है। तो हमने कहा कि जो देशी में है केवल एक प्रति बनाई जाती है और विदेशियों में क्या होता है, जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसकी 3 प्रति बनाई जाती है। अगर एक प्रति नहीं पहुंचता है तो दूसरी प्रति भेजी जाती है, वो भी नहीं पहुंचता है तो तीसरी प्रति भेजी जाती है। इस तरह से हमने क्लियर हो गए कि देशी विनिमय विपत्र में केवल एक प्रति होती है और विदेशी विनिमय विपत्र में 3 प्रति होती है। यही कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। अनुग्रह दिवस, इसमें क्या होता है, इसमें 3 दिन
का अनुग्रह दिवस माने जाते हैं। इसमें 3 दिन का अनुग्रह दिवस, जैसे मैंने बताया कि 19 डेज का जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर हम दर्शनी विनिमय विपत्र का कोई डेज नहीं होता, मांग पर, प्रस्तुत पर, देय पर उसकी भुगतान करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन जो टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यूरेशन होती है वो 90 डेज की होती है, 90 दिनों की होती है। और 90 दिनों के बाद 3 दिन की जो एक अनुग्रह, मतलब वो उसको प्रोसेसिंग हम जानकारी करते हैं कि इसका कब ड्यू है, तो 3 दिन और आप समय ले सकते हैं। यानी अनुग्रह जो दिवस होती है उसमें क्या होता है, 3 दिन का और आपको 90 और प्लस 3 दिन का और समय दिया जा सकता है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत है, जो साइड बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई उसमें डे की कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है, विभिन्न देशों में अनुग्रह दिवसों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हर देशों में जो अनुग्रह दिवस होता है उसकी समय अवधि अलग अलग होती है। निवेदन, विनम्रता की जो एक हमको टाइम दीजिए जानने का, आज कितना कब देना है, हमको कितना भुगतान करना है, समझने के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज में। विदेशों में हर देश का अलग अलग विधान है, तो इस तरह से इसका कोई क्लियर नहीं है किस देश की कितनी अवधि होती है। नेक्स्ट, भुगतान तिथि की गणना। इसमें भुगतान तिथि की गणना विपत्र लिखने की तिथि से की जाती है। विपत्र, जैसे मान लीजिए आज माल ले गए, जैसे हमने बताया कि भारत से नेपाल आज सामान लेकर के गया और नेपाल ने कहा कि मेरे नाम एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दीजिए, विनिमय विपत्र लिख दीजिए। तो इसमें क्या, भुगतान तिथि, इसमें भुगतान तिथि की गणना विपत्र लिखने की तिथि से, जैसे मान लीजिए आज 15/7/2020 है, तो 15/7/2020 को ये सामान ले गए और क्या हुआ, ये लिख दिए 20/7/2020, यानी 20/7/2020 को इनके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। जैसे आप देखते होंगे दुकान पे जाते होंगे तो बल्ब खरीदते होंगे, तो कहता कि 1 साल की गारंटी दे दीजिए, तो कहता है अरे भाई हमारे लिए कुछ कर देंगे, तो कहता है ठीक है आपके लिए आज की डेट से गणना हम नहीं करते हैं, आज 15 तारीख है, तो हम जो बेचने की जो दिन है वो 20/7/2020 लिख देते हैं, आपको 5 दिन का रिबेट दे देते हैं। बहुत करेंगे तो 30 लिख देंगे, 10 दिन का रिबेट दे देंगे। तो वही कहा गया है कि इसमें भुगतान तिथि की गणना विपत्र लिखने की तिथि से की जाती है, यानी जिस डेट को लिख दिया जाता है उसी डेट से इसकी गणना हम शुरू कर देते हैं। 19 डेज के लिए टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए लिखा जाता है। इसमें क्या, भुगतान तिथि की स्वीकृति देने की तिथि से की जाती है, यानी इसमें क्या होता है, जो स्वीकार करता है जिस दिन उस बिल को स्वीकार कर लेता है उसी दिन से, जैसे मान लीजिए हमने कहा 15 तारीख को लिखा और 15 को ही उन्होंने स्वीकार करके अपना सिग्नेचर कर दिया कि हाँ हमने इतने धनराशि का आपसे गुड्स खरीदा है और जिसका भुगतान हमें आपको 90 डेज बाद कर देना है। 15 तारीख को ही स्वीकार कर लिए तो उसी तिथि से उस 90 दिन की जो गणना शुरू हो जाती है। 5 दिन बाद स्वीकार करते हैं तो 5 दिन बाद उसकी गणना शुरू की जाती है। तो वही दोनों में डिफरेंस कोई खास नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो डेट अगर आज डाल दी है, 15 डाल दिए तो आज से गणना हो जाएगी। इसमें अगर 15 को स्वीकार कर लिए तो 15 से, 20 को स्वीकार किए तो 20 से, 30 को स्वीकार किए तो 30 से इसकी गणना की जाएगी। टिकट लगाना, देखिए इसमें केवल जो है साध्वी विपत्र साध्वी लिख दिए हम, सावधि लिखना चाहिए, सावधि विपत्र की दशा में टिकट लगाना आवश्यक होता है। यानी हम कह सकते इनलैंड बिल के जो एग्जाम्पल हमने बताया उसमें टाइम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं मुद्दती विनिमय विपत्र, उसी में केवल टिकट लगाया जाता है। लेकिन अगर साइट बिल ऑफ एक्सचेंज, दर्शनी विनिमय विपत्र में हमें टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम कहें कि केवल सावधि विपत्र की दशा में हम टिकट लगा सकते हैं, बाकी की दशा में हम टिकट नहीं लगा सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इस पर लेखक तथा स्वीकर्ता दोनों देश को अपने अपने देश का टिकट लगाना होता है।
अतः इस बिल पर 2 बार टिकट लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया कि भारत और नेपाल 2 देश हैं। अगर भारत ने लिखा है नेपाल के ऊपर तो भारत भी टिकट लगाएगा और नेपाल भी टिकट लगाए। हमने बताया कि दोनों अपने देश का टिकट लगाना होता है। अतः इस बिल पर 2 बार टिकट लगाया जाता है। जब मैंने लिख करके भेजा तब एक टिकट, जैसे उनके पास पहुंचा तो अपने देश का वो एक टिकट लगाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें दोनों देश के टिकट लगते हैं और 2 बार लगते हैं। इसकी 3 प्रतियां होती हैं। अगर जिन प्रतियों का हम प्रयोग नहीं करते हैं उस प्रतियों पे हम टिकट नहीं लगाते, स्टैंप नहीं लगाते हैं, और जिन प्रतियों का हम प्रयोग करते हैं उस प्रति पे हम स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप लगाना आवश्यक होता है दोनों देश के। भेजने के समय भेजने वाला देश और प्राप्त करने वाला देश, समय प्राप्त करने वाला देश अपने समय जब जैसे प्राप्त करता है तो अपने देश का टिकट लगाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं भुगतान की मुद्रा। इस विपत्र की भुगतान प्रचलित देश में, यानी जिस देश के अंदर, यानी हम देशी बिल में इंग्लैंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक देश के अंतर्गत लिखा जाता है, एक देश के व्यापारी के ऊपर लिखा जाता है, तो उसी देश की मुद्रा में उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसमें लेखक के देश की मुद्रा में गणना की जाती है। यानी अगर नेपाल और भारत के बीच व्यापार है तो भारत अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, तो जो मुद्रा की गणना हो जाएगी भारतीय रुपए से की जाएगी, नेपाली रुपए से नहीं की जाएगी। नेपाल का जो व्यापारी है इनको भारतीय रुपए की विनिमय दर के हिसाब से भुगतान करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों के डिफरेंस को हमने बताने का प्रयास किया है। और आज इसी साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। जो नेक्स्ट इसमें पार्ट बचा उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे इस लॉकडाउन में अपने मित्रों का सहयोग करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स बॉक्स में कमियों को लिखने का प्रयास करें ताकि आपकी दूर किया जाए कमियों को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।